हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी के नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो आज की वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्हें अपने डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम देने हैं, और उन कैंडिडेट्स के लिए भी जिन्होंने अपने डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम दे दिए हैं और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डी ट्रिपल एस बी जो नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल करके किस तरीके से आपके मार्क्स को जो है कैलकुलेट करता है। और आज की वीडियो में जो आपको नॉर्मलाइजेशन में बताऊंगा वो बेसिकली जो डी ट्रिपल एस बी का जो नोटिस है उसी के बेसिस पे मैं बताऊंगा। जो डी ट्रिपल एस बी ने फॉर्मूला दे रखा है उसी के बेसिस में आपको बताने वाला हूँ, कुछ अलग से नहीं बताऊंगा। जो डी ट्रिपल एस बी के ऑफिशियल नोटिस में है उसी के बेसिस में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही जो डी नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट होते हैं बच्चों के, उसको भी मैं एक बार क्लियर कर दूंगा। और देन मैंने एक एग्जाम्पल भी प्रिपेयर किया है जिसके बेसिस पे मैं आपको नॉर्मलाइजेशन का पूरा लॉजिक आपको समझाऊंगा किस तरीके से जो आपका मार्क्स कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये डी ट्रिपल एस बी का नोटिस है जिसमें डी ट्रिपल एस बी ने मेंशन किया है कि जब भी मल्टीपल शिफ्ट्स में डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम कंडक्ट करे जाएंगे तो जो भी आपका स्कोर होगा, जो भी आपका मार्क्स होगा, वो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे ही कैलकुलेट किया जाएगा, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा आपको एग्जाम्पल के साथ। उससे पहले आप इस बात को समझ लेते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन है डी ट्रिपल एस बी बेसिकली करता क्यों है। तो बेसिकली जब भी मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं तो ये चीज़ ज़रूरी होती है कि मान लो जैसे कि 4 शिफ्ट में एग्जाम हो गए, तो जैसे शिफ्ट 1 था वो काफ़ी इजी पेपर आया, तो उस शिफ्ट में जो बच्चों के मार्क्स आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा आएंगे। और मान लो कि शिफ्ट 2 है, उसमें जो है जो एग्ज़ाम का लेवल था वो ज़्यादा डिफिकल्ट था एज़ कम्पेयर टू शिफ्ट 1, तो उसमें जो है शिफ्ट 2 के जो कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स थोड़े कम आएंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है। तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए जो है डी ट्रिपल एस बी नॉर्मलाइजेशन को इस्तेमाल करता है। तो इसके लिए डी ट्रिपल एस बी ने एक फॉर्मूला तैयार करा हुआ है ताकि जितने भी शिफ्ट्स हैं उनमें डिफ़िकल्टी लेवल तो अलग होगा, तो उन डिफ़िकल्टी लेवल के बेसिस पे जो मार्क्स बच्चे अपने गेट करते हैं, जो मार्क्स बच्चों को मिलते हैं, उस मार्क्स को कंपनसेट करने के लिए बेसिकली डी ट्रिपल एस बी जो है नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये तो बात थी डी ट्रिपल एस बी नॉर्मलाइजेशन क्यों इस्तेमाल करता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब इसको फॉर्मूले को मैं समझाऊंगा, उससे पहले डी ट्रिपल एस बी के जो डाउट्स आते हैं बच्चों के मन में उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जो नॉर्मलाइजेशन होती है उसमें एक्यूरेसी मैटर करती है या नहीं करती है। तो इसका आंसर है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। डी ट्रिपल एस बी की जो नॉर्मलाइजेशन होती है उसमें एक्यूरेसी जो बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं है नॉर्मलाइजेशन से। बस एक केस में नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी का एक रोल आ सकता है। उस केस में मान लो कि आपका एग्जाम है 200 मार्क्स का, उसमें से डी ट्रिपल एस बी के 2 से 3 क्वेश्चन तो गलत थे, तो 2 से 3 क्वेश्चन, उन 2-3 क्वेश्चन को जो है डी ट्रिपल एस बी ड्रॉप करना चाहती है। तो अगर डी ट्रिपल एस बी उन 2-3 क्वेश्चन को अगर ड्रॉप करेगी तो उन 2-3 क्वेश्चन के अगर अगर वो मार्क्स आपको देगी तो उसके लिए आपका एक्यूरेसी मैटर करेगी। आपके एक्यूरेसी के बेसिस पे ही उन ड्रॉप हुए क्वेश्चन के आपको मार्क्स देगी डी ट्रिपल एस बी। तो उस केस में जो है आपका एक्यूरेसी मैटर कर जाता है। अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि डी ट्रिपल एस बी जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो आपके ओवरऑल एग्जाम का होता है या फिर पार्ट वाइज होता है या सेक्शन वाइज होता है। अब पार्ट वाइज क्या है, जैसे कि आपको पता है कि डी ट्रिपल एस बी के 2 पार्ट में एग्जाम होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी में। पार्ट ए एंड पार्ट बी दो दो पार्ट होते हैं बेसिकली डी ट्रिपल एस बी के। तो क्या नॉर्मलाइजेशन अलग पार्ट ए में अलग होती है, पार्ट बी में अलग होती है, या फिर ओवरऑल एग्जाम की होती है, या फिर सेक्शन वाइज की, जैसे कि पार्ट ए में 5 सेक्शन होते हैं, पार्ट बी में जो है आपके 5 सेक्शन होते हैं। अगर पीजीटी एग्जाम होता है तो पार्ट बी में 10 सेक्शन होते हैं। तो क्या अलग अलग सेक्शन की नॉर्मलाइजेशन होती है या फिर पार्ट वाइज? तो यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन होती है डी ट्रिपल एस बी की वो है बेसिकली पार्ट वाइज होती है। ठीक है, तो पार्ट वाइज यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होती है डी ट्रिपल एस बी की। ठीक है, तो उसमें सेक्शन वाइज या ओवरऑल नहीं होती है, हर पार्ट की अलग अलग नॉर्मलाइजेशन होती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि क्या इंडिविजुअल होती है, क्या हर एक कैंडिडेट्स की अलग अलग नॉर्मलाइज मार्क्स कैलकुलेट करे जाते हैं? तो जी हाँ, हर एक कैंडिडेट्स का अलग नॉर्मलाइज स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक शिफ्ट का नॉर्मलाइज स्कोर कर दिया और हर कैंडिडेट्स के मतलब हर शिफ्ट में +3 का इंक्रीमेंट कर देंगे और +5 का इंक्रीमेंट कर देंगे, ऐसा नहीं है। हर कैंडिडेट का अलग मार्क्स इंक्रीमेंट होते हैं। हर बच्चे का जो मार्क्स होगा वो डिपेंड करेगा कि शिफ्ट में बाकी बच्चों की क्या परफॉर्मेंस थी, अदर शिफ्ट में बच्चों की क्या परफॉर्मेंस थी, वहाँ का एवरेज मार्क्स क्या था, जो कि फॉर्मूले में मेंशन है, उसके बेसिस पे ही आपका डिपेंड करेगा और हर एक इंडिविजुअल का अलग आएगा। ठीक है, तो ये तो बात थी कि जो भी डाउट्स रहते हैं डी ट्रिपल एस बी से रिलेटेड। अब मैं आते हैं फॉर्मूले पे जो डी ट्रिपल एस बी का है। तो इसमें मेंशन करता है डी ट्रिपल एस बी जो भी आपका नॉर्मलाइज स्कोर है एक्स एन, इसको कैलकुलेट कैसे करता है S2, यानी कि ये स्टैंडर्ड डिवीजन है किसका, उस शिफ्ट का जिसका एवरेज जो है सबसे हाईएस्ट है। यानी कि जैसे 4 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं और मान लो कि शिफ्ट 2 का या शिफ्ट 3 का, मान लो शिफ्ट 3 का जो है एवरेज स्कोर जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है,
तो यहाँ पे जो है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन हम ले लेंगे और उसको डिवाइड किससे कर लेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन उसका जिस कैंडिडेट का अभी मार्क्स कैलकुलेट करा जाता है। मान लो कि कैंडिडेट ए है, उसका उसने एग्जाम दिया था शिफ्ट 1 में, तो शिफ्ट 1 का यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा, उस शिफ्ट 1 का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो आपका रॉ स्कोर है माइनस जो आपके शिफ्ट का एवरेज स्कोर था। रॉ स्कोर बेसिकली वो स्कोर होता है आपका जो आपके आंसर की के बेसिस पे जो आपके मार्क्स आते हैं वो आपका रॉ स्कोर होता है, उसको माइनस कर देंगे जो आपका शिफ्ट का एवरेज स्कोर है। देन इस वैल्यू को हम प्लस करते हैं, जो भी जितने भी शिफ्ट हुए हैं, जैसे 4 शिफ्ट हुए हैं, उन चारों शिफ्ट में जो भी जिस शिफ्ट का एवरेज स्कोर सबसे ज़्यादा था उसको हम प्लस कर देते हैं। और ये पार्ट ए का अलग कैलकुलेट होता है, पार्ट बी का अलग कैलकुलेट होता है। देन दोनों को ऐड करके ही आपका टोटल स्कोर होता है। अब अगर आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, मैं अभी आपको एग्जांपल से समझा दूंगा। देन आपको जो ये प्रोसेस पूरा समझ में आ जाएगा कैसे कैलकुलेट होता है नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, तो एग्जांपल से एक बार इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे 4 शिफ्ट लिए हैं, आपको स्क्रीन पे भी 2 शिफ्ट दिख रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पे और यहाँ पे ब्लू कलर में सेकंड शिफ्ट के मार्क्स है बच्चों के। हर रो में अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग मार्क्स हैं। जैसे पार्ट ई के अलग मार्क्स मैंने लिखे हुए हैं, पार्ट बी के अलग मार्क्स लिखे हुए हैं, क्योंकि पार्ट ए और पार्ट बी का नॉर्मलाइजेशन अलग अलग होता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का सिमिलरली मैंने लिखा हुआ है। देन यहाँ पे मैंने थर्ड शिफ्ट का लिखा हुआ है और देन यहाँ पे फोर्थ शिफ्ट का। तो इन 4 शिफ्ट मैंने यहाँ पे कंसीडर करे हैं और इसका एग्जाम्पल देके मैं बताऊँगा कि किसी भी कैंडिडेट का कैसे जो है D++ जो मार्क्स कैलकुलेट करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि मैंने जो साथ में इनका एवरेज और स्टैंडर्ड डिवीजन लिखा हुआ है हर शिफ्ट का, चारों शिफ्ट का मैंने स्टैंडर्ड डिवीजन पार्ट वाइज और एवरेज लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन और एवरेज यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिखाया था, उसमें हमें इनकी नीड पड़ेगी, इसकी रिक्वायरमेंट होगी हमें वहाँ पे, उसमें फॉर्मूले में इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब एवरेज जैसे पार्ट ए का यहाँ पे शिफ्ट ए में है 57। अब ये कैसे निकलेगा, बेसिकली आपको पार्ट ए में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि पार्ट ए में जितने भी कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं उनको आपको ऐड करना है और डिवाइड कर देना सिंपली। ये तो एवरेज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसके बेसिस पे एवरेज निकल जाएगा। पार्ट ए में जो एवरेज आ गया शिफ्ट 1 का, सिमिलरली शिफ्ट 2 का निकाल लेना है। और वैसे ही यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट किया है। अब स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके जो इसको आप क्या ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मैं उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये निकालना स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस प्रोसेस को समझना इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान दे लेते हैं। वैसे अगर आपको फिर भी चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे कैसे कैलकुलेट होता है स्टैंडर्ड डिवीजन। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने चारों शिफ्ट की स्टैंडर्ड डिवीजन मैंने कैलकुलेट कर रखे हैं और एवरेज टाइम को सेव करने के लिए। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, किसी एक बच्चे का मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं शिफ्ट 3 में इस मार्क्स को ले लेते हैं। जैसे कैंडिडेट है इसके पार्ट ए में मार्क्स है 55 और पार्ट बी में इसके 50 है और टोटल इसके बन रहा है 105। ठीक है, तो इसका रॉ स्कोर यहाँ पे आप देखेंगे पार्ट ए में 55, पार्ट बी में 50। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आप देखेंगे कि कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए होगा। एचडी मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए किसका, उस शिफ्ट का जिसका एवरेज सबसे ज़्यादा है। तो यानी कि ये कैंडिडेट था थर्ड शिफ्ट का, अब हमें स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए उस शिफ्ट का जिसका एवरेज सबसे ज़्यादा है पार्ट ए का। हम सबसे पहले पार्ट ए का निकालने वाले हैं, तो अब देख लेंगे पार्ट ए में सबसे ज़्यादा एवरेज किसका है। तो पार्ट ए में अगर आप देखेंगे कि एवरेज जो है सबसे ज़्यादा शिफ्ट 2 का है। ठीक है, अब यहाँ पे चारों में से देख सकते हैं सबसे ज़्यादा एवरेज पार्ट ए में शिफ्ट 2 का है। अब इसका हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू चाहिए। तो स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू क्या है 8.22। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है 8.22। ठीक है, तो 8.22 है, यहाँ पे लिख लेंगे। और इसको डिवाइड किससे करना है हमें, स्टैंडर्ड डिवीजन से, करंट शिफ्ट से। अभी इस कैंडिडेट का जो हमने मार्क्स लिए कौन से शिफ्ट से बिलोंग करता है, थर्ड शिफ्ट से। तो थर्ड शिफ्ट का देखेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है पार्ट ई का। तो थर्ड शिफ्ट में आप देखेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन पार्ट ई का कितना है 10.42। तो सिंपली इसको हम डिवाइड कर देंगे 10.42 से। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.78। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको मिल गई। देन इस वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, रॉ स्कोर को माइनस करेंगे आपके शिफ्ट का जो एवरेज है। ठीक है, तो पार्ट ए में कितना रॉ स्कोर था कैंडिडेट का 55 था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 55। और यहाँ पे एवरेज कितना था शिफ्ट का पार्ट ए में, आप देख लेंगे पार्ट ए में जो है इसका एवरेज कितना था 54.75 था थर्ड शिफ्ट का। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस कर देंगे 54.75। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिल जाएगी वो मिलेगी आपको 0.25। अब देन इन दोनों वैल्यूज़ को जो है आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको 0.78, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 0.195। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल गई।
अब देन इस वैल्यू को जो आपको सिंपली ऐड करना है हाईएस्ट एवरेज से, एवरेज यानी कि जिस शिफ्ट का पार्ट ए में सबसे ज़्यादा एवरेज है उस वैल्यू से इसको प्लस कर देना है। तो अगेन यहाँ पे देखेंगे मैंने बताया था आपको शिफ्ट 2 का एवरेज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वैल्यू अब हमें काम में आएगी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तो 60.18 में ऐड करना है हमें, जो हमने वैल्यू निकाली 0.195। तो ये जो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी आपको 60.375। ये जो आपका बेसिकली नॉर्मलाइज स्कोर है 60.375। मैं आपको एक बार इरेज कर देता हूँ थोड़ा ये, ठीक है। तो आपको जो वैल्यू मिली नॉर्मलाइज स्कोर वो है 60.375। ये वैल्यू आपको मिल गई पार्ट ए में। अभी आप देखेंगे कि पार्ट ए में इस कैंडिडेट का स्कोर कितना था, 55 था, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना हो गया 60.375 हो गया, यानी कि +5 से थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीमेंट इसमें हुआ है, ठीक है, पार्ट ए का। अब सिमिलरली हमें पार्ट बी का निकालना होगा। तो पार्ट बी के निकालने के लिए अगेन हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए होगा किसका, उस शिफ्ट का जिसका एवरेज स्कोर सबसे ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे पार्ट बी में एवरेज स्कोर किसका सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि शिफ्ट 2 इसी का एवरेज स्कोर सबसे ज़्यादा है पार्ट बी में। तो इसके स्टैंडर्ड डिविएशन वाली वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखेंगे 6.29 है। तो अगेन यहाँ पे 6.29 मैंने लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 6.29 इसको डिवाइड कर लें किससे, जो थर्ड शिफ्ट का कैंडिडेट है तो उसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है थर्ड शिफ्ट का पार्ट बी में। तो पार्ट बी में जो स्टैंडर्ड डिविएशन वो है 9.41। तो सिंपली इसे जो है 9.41 से हम डिवाइड कर देंगे। जो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी आपको 0.66। तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई 0.66। तो ये वैल्यू आपको आ गई। अब अगेन इस वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, अब रो स्कोर माइनस एवरेज ऑफ द शिफ्ट। रो स्कोर कितना था पार्ट बी में, उसका 50 था, तो अगेन 50 लिख लेंगे। शिफ्ट बी में एवरेज कितना था इस क्या कहते हैं थर्ड शिफ्ट में 45.16। तो यहाँ पे लिख लेंगे 45.16। अब इसको माइनस कर देंगे तो इस वैल्यू यहाँ पे आपको मिली 4.84 जो है आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगेन अब इस वैल्यू को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 0.66 से। तो 0.66 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपको एक वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी कुछ 3.19 आपको वैल्यू मिलेगी। और इसको ऐड किससे करना है हाईएस्ट एवरेज, यानी पार्ट बी में सबसे ज़्यादा एवरेज किस शिफ्ट का था, तो पार्ट बी में सबसे ज़्यादा एवरेज किस शिफ्ट का था, पार्ट बी में एवरेज था सेकंड शिफ्ट का 54.93। तो 54.93 से इसको ऐड कर देंगे, 54.93 प्लस कर देंगे वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी है 3.19। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू हमें मिल रही है वो कुछ आ गई आपकी 58.12। ये आपका पार्ट बी का नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, जो कि पहले कितना बन रहा था कैंडिडेट का 50 बन रहा था, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना हो गया 58.12। तो अब इसका टोटल स्कोर कितना होगा, इसको जब ऐड कर देंगे तो टोटल स्कोर इस कैंडिडेट का जो बनेगा वो बनेगा 118.49, यानी 118.49 जो इसका टोटल स्कोर बनेगा। जो कि पहले जो इसका टोटल स्कोर था 105 था, 105 था, जो कि अब 118 है। तो आप देखेंगे कि जो इसका टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ है ऑलमोस्ट 13 का इसमें जो है इंक्रीमेंट हुआ है। अब ये हर कैंडिडेट का जरूरी नहीं कि 13 का इंक्रीमेंट हो, हर कैंडिडेट का अलग इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि हर एक कैंडिडेट का जो है मार्क्स अलग होगा, उसकी परफॉर्मेंस अलग होगी और डिपेंड करता है कि बाकी शिफ्ट में कैसी परफॉर्मेंस है बच्चों की, उसी के बेसिस पे कैलकुलेट होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे आप इस एग्जांपल में 105 से 118 पे इसका स्कोर इस कैंडिडेट का चला गया। और रेयर केसेस में जो मार्क्स कम भी हो जाते हैं, बट वो रेयर केसेस में ही होते हैं, मोस्टली जो मार्क्स इसमें इंक्रीज ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे एंड में जो हम इससे हाईएस्ट एवरेज से ऐड करते हैं तो आपके थोड़े से मार्क्स इसमें इंक्रीमेंट हो जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। तो लेकिन डिपेंड करता है अगेन कि बाकी शिफ्ट में कैसी परफॉर्मेंस रही है, बच्चों की कैसी परफॉर्मेंस रही है, उसी के बेसिस पे इंक्रीमेंट होते हैं, ठीक है। और हर इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के अलग होते हैं। तो ये तो बात ही नॉर्मलाइजेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है DSSB के अंदर। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। और आपको नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी आपको DSSB से रिलेटेड कोई सी भी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही में बेल आइकन होगा उसको क्लिक कर देना, ताकि DSSB कोई भी अपडेट आएगी तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।